इसी में से कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है वो आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? तो बताओ, एनीवन? ब्रेन। ब्रेन ब्रेन। ये सबको पता होगा। अब इसके साथ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये होती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है आपका, वो बेस ऑफ ब्रेन में मिलता है, ठीक है। इसको वैसे हम लोग जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये होती है कि ये सबसे छोटा ग्लैंड भी होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये सोचने वाली बात है कि सबसे छोटा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कैसे हो सकता है। जैसे आपका कोई भी बॉडी का किसी भी तरह का हार्मोनल चेंज या किसी भी हार्मोनल रिक्वायरमेंट का कोई भी मैसेज जो पहुंचता है ना, वो सबसे पहले जाता है किसमें? एनी मेडिकल स्टूडेंट, किसको जाता है सबसे पहले मैसेज? हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस, हाँ। है ना। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके एक मैसेज देता है कि एक मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जो है इस हार्मोन की जरूरत है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना फिर स्टिमुलेशन करता है ऑल द ग्लैंड ऑफ बॉडी। समझ रहे हो? एक तरह से आप लोग बोलोगे जैसे मिनिस्टर होता है ना, मान लो एक डिफेंस मिनिस्टर है, और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो है आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ने आके मैसेज दिया इस चीज की जरूरत है। जैसे मैं आप लोग एक कोई एग्जांपल बताओ किसी भी हार्मोन का। जैसे एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस स्ट्रेच करने के लिए ना उसकी जरूरत पड़ती है ऑक्सीटोसिन की, कि मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने के लिए ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ती है। अब बॉडी में ऑक्सीटोसिन का रिक्वायरमेंट है तो हाइपोथैलेमस मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहां से स्टिमुलेशन होके फिर आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होके बॉडी के उस पार्ट में पहुंचता है जहां आपको जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होने के बावजूद भी हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये अराउंड आपका ना 1300 to 1400 ग्राम का वेट का होता है। इतना कुछ डिटेल में आपको पूछेगा नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि ब्रेन के बेस में लोकेटेड होता है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और सबसे छोटा ग्लैंड होता है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर सर। ग्लैंड क्या होते हैं सर? हम्म। ग्लैंड क्या होते हैं सर? ग्लैंड ग्लैंड इज बेसिकली जो हार्मोन सिक्रीट करता है। ग्लैंड का काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना। जैसे एक थायराइड ग्लैंड होता है। हाँ जी हाँ जी। मेरे ख्याल से सब आप लोग इंसुलिन के बारे में सब लोग जानते होंगे। इन, हाँ, इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपका शुगर रेगुलेट करता है बॉडी में। ये कॉमन इसलिए है क्योंकि शुगर की जो प्रॉब्लम है ना इंडिया में, क्या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो है ना इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नॉर्मल लेमन जिसको मेडिकल का बिल्कुल ए फॉर एप्पल भी नहीं पता ना, उसको भी एटलीस्ट इंसुलिन तो पता होता है क्या होता है ना। तो इंसुलिन सिक्रेटेड बाई होता है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज जो है वो ग्लैंड होता है आपका विच सिक्रीट इंसुलिन टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ऋषभ? यस सर। चलो नेक्स्ट बोलता है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर? 6। 3। ह्यूमन ईयर्स में 6 बोन्स हैं। दोनों ईयर्स को कैलकुलेट किया तो 6। 6 हो गई ना। तो ह्यूमन बोन में मतलब ह्यूमन ईयर में जो है वो 6 बोन्स होती हैं। अब इसमें जो ईयर की अगर बात की है तो ईयर में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो होती है, स्मॉलेस्ट बोन भी पूछता है कई बार। तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? उसको बोलते हैं स्टेप्स। ये स्टेपिस पढ़ते हैं कुछ लोग इसको। ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन ईयर की। फिर अब कैसे? सर इसको MIS मिस करके याद रख सकते हैं। वो कैसे? मैलिस इनकस और स्टेप्स, तो सबसे बड़ी मैलिस इनकस और फिर स्टेप्स ऐसे। नहीं नहीं, इन लोगों को इतना नहीं डिटेल में पढ़ना, डॉक्टर नहीं बनाना है हमें इनको। बस ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपिस होता है। और अगर स्मॉलेस्ट बोन पता है तो स्मॉलेस्ट मसल भी जो है ना वो भी ईयर में ही होती है आपकी। और वो क्या होती है? ये भी ईयर में ही होता है आपका स्मॉलेस्ट मसल। इसको बोलते हैं स्टेपिडियस। और ये भी आपकी ईयर में ही पाई जाती है। मतलब आपको ये याद रखना है, स्मॉलेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट मसल जो है दोनों चीजें आपको ईयर में मिलेंगी। नाम एक का स्टेपिस है और एक में डीएस लग जा रहा है, बस दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं।
ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको पता होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन 120/80 120/80। 120/80 mmHg, और Hg जो होता है ये मरकरी का वो होता है, सिंबल होता है। अब आपको एक चीज बता दूं, जैसे 120/80 बोलते हैं ना, तो ये 120 जो होता है ना, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है आपका, और जो 80 वाला होता है ये डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक मतलब जब जैसे ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हार्ट से ना ऐसे ब्लड बाहर जाएगा और फिर हार्ट में वापस आएगा, जैसे मैं इधर एक छोटा सा हार्ट बना ले रहा हूँ, तो ये हार्ट से बाहर जाना मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट जो है ब्लड को बाहर फेंकता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जब वेन के थ्रू ब्लड रिसीव करता है ना हार्ट, उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, इसलिए सिस्टोलिक वाला ज्यादा होता है क्योंकि थ्रू आर्टरीज जाता है वो। बाकी मैं उसको आर्टरीज वगैरह के बारे में, ब्लड के बारे में और सब उन चीज के बारे में पढ़ाऊंगा, आज जस्ट मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक वो जब ब्लड हार्ट से थ्रो करते हो, और डायस्टोलिक प्रेशर वो जो आप रिसीव करते हो, और इन जनरल 180 टू मतलब 120/80 mmHg होता है। ये मैं आप लोगों को सिस्टोलिक डायस्टोलिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, हमेशा सिस्टोलिक इस टू डायस्टोलिक की फॉर्म में लिखा जाता है। कई बार ऑप्शन में 80/120 अगर गिवन है ना, तो वो मत पिक कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको 80/120 गिवन है और नन ऑफ दीज भी ओके गिवन सर। है, तो आपको ध्यान रखना है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की फॉर्म में ही रखना है, पहला वाला प्रेशर हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो 80/120 आपका गलत हो जाता है, ठीक है। ओके सर। चलो नेक्स्ट बोलता है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ये सबको पता होगा। पैनक्रियास, क्योंकि बाकी सब तो ऑर्गन है ना। लीवर होता है, लिवर है। लीवर भी ग्लैंड थोड़ी है सर वो। सुनो सुनो, लीवर ऑल्सो, लीवर इज ए ऑर्गन बट ऑल्सो ए ग्लैंड बिकॉज इट secrete बाइल जूस। यस। ये बाइल जूस सिक्रिएट करता है, इसलिए इसको हम ग्लैंड की कैटेगरी में भी कंसीडर करते हैं। तो इसलिए लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ना आपका लीवर होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ लीवर की कुछ कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है, इसकी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन से आप क्या समझते हो? रीजनरेशन पावर मतलब ये है कि अगर आपका, मतलब आपका नहीं बोलूंगा मैं, किसी पेशेंट का अगर लीवर 80% डैमेज हो चुका है, ठीक है, और सिर्फ 20% भी बचा है, अगर आप 80% वाला पार्ट काट के बाहर निकाल दो ना उसका, और सिर्फ 20% बॉडी में अगर बचा हुआ है, तो भी वो रिजनरेट होकर होल लीवर क्रिएट हो जाता है उससे। और इसकी अप्रोक्स 80% की मतलब जो है वो रीजनरेशन पावर होती है। इसलिए जो सर्जरी होती है ना, लीवर ट्रांसप्लांट आप लोगों ने सुना होगा, हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट में पूरा लीवर नहीं डालते, डोनर आता है ना उसमें एक। अब ऐसा थोड़ी कि डोनर का लीवर पूरा निकाल के दूसरे में डाल देंगे, तो उसमें क्या होता है, लीवर का कुछ एक छोटा सा पार्ट कट करके दूसरे बॉडी में डालते हैं, और वो रीजनरेट होके फिर से जो है वो लीवर बन जाता है, ठीक है। ओके। तो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है इसकी। चलो नेक्स्ट बोलता है, नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ टीथ। बताओ डेंटिस्ट वालों। ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, इसको हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, हमारे उसमें जो है ना 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। ओडोंटोलॉजी वर्ड आया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे पूरे उसमें, माउथ में जितना भी पूरा सिस्टम होता है ना टीथ का, उसमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। मोलर। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मोलर, प्रीमोलर, ये 4 टाइप के आपके जो है वो, ये आप लोग लिख लेना अगर लिखना हो किसी को तो। और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसे लिखते चलना साथ साथ में। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं वो ह्यूमन माउथ में अवेलेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। एनामल। इनेमल। यस, इनेमल होता है जो टूथ में प्रेजेंट होता है, आपका बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये, ठीक है। बोलता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये तो अभी पूछ ही लिया पीछे ना।
4. 4 टाइप्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। बताओ, जैसे आई होता है ना, किसी का ब्लूइश नजर आता है, किसी का कॉर्निया ब्राउनिश नजर आता है। कॉर्निया नहीं, हाँ कॉर्निया। नहीं, आई थिंक आइरिस। आइरिस होगा आई थिंक। चल होती है तो। आई थिंक मत बताया करो, पक्का पक्का बताया करो, तुक्के पक्का नहीं मारो। आइरिस, पक्का आइरिस आइरिस। होता है, आइरिस होता तो है। नहीं होती जो कंट्रोल करती है उसके प्यूपिल के डायमीटर को। डायलेशन को करती है ना वो तो। नहीं नहीं, वो एक अलग, सुनो वो चीज अलग है, लेकिन आपकी जो आइस का कलर है, किसी की ब्लैक होनी है, किसी की ब्राउन या किसी की ब्लूइश जो है ना, वो इस आइरिस के अंदर पिगमेंट होता है, उसी की वजह से होता है। ठीक है। सेकंड चीज, इसमें जब आई की बात आई है तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना आई डोनेट करना। आई डोनेट करने में आपका पूरा बोर्ड, मतलब पूरा जो ना आई का मतलब वो नहीं निकालते हैं, फुल फुल आई नहीं रिमूव करते हैं। उसमें कौन सा पार्ट डोनेट होता है? कॉर्निया। हम्म। तो आपको ये भी ध्यान रखना, कॉर्निया इज द डोनेटेड पार्ट ऑफ आई। ये भी ध्यान रखना, पूरा आई रिमूव नहीं करते, सिर्फ कॉर्निया निकाल लेते हैं, जो सेंटर में दिखता है ना आपको बिल्कुल, उससे निकाल, उसे निकालते हैं बस, बाकी पूरा नहीं आई रिमूव करते हैं ये लोग। चलो, बोलते हैं नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर। हाइपोथैलेमस। एड्रिनल। एड्रेनल। एड्रिनल। देखो, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है तो लोग बोलते हैं किडनी खराब हो जाती है, जिसका हाई प्रेशर हाई मतलब ब्लड प्रेशर हाई होता है उसकी किडनी फेल हो जाती है ना। किडनी में कौन सा ग्लैंड मिलता है? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड ही आपके ब्लड प्रेशर को वो करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट, मतलब हाउ मेनी टेम्पोररी टीथ्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? 20 टेम्पररी 20। मतलब? तो मिल्क मिल्क टीथ। अच्छा। मतलब जो रिमूव होके दोबारा से आते हैं, टूट जाते हैं एक बार के लिए ना, वो टेम्पोरेरी हो गया। 10th का डी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड? हम्म। कौन सा है बताओ? पेंक्रियाज होता है। और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है? मतलब उतना मत जानो बस, एक मिनट जरा बताओ मेडिकल वालों, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है? Endocrine, your glands secrete whatever the secretions are, it's directly into the bloodstream. That is endocrine. And in exocrine, it secretes it directly into a ductal system. Like Yes. there are tubes in the body, like in layman term. So exocrine is that, and endocrine is directly into your bloodstream. हाँ, Okay, जैसे thank you. करता है वो आपका ना उसमें जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। मतलब एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि वो कोई पाइप नहीं यूज करते। हाँ, Yes, yes. यस बिल्कुल, तुमको याद आ गया, तुमने जो 10th 9 10th में पढ़ा। हाँ। चलो, उसके बाद बोलता है येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? यूरोक्रोम। Urochrome. ये यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है। बोलता है हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स की मसल, मतलब कितनी मसल्स पाई जाती हैं? देखो वैसे ना 639 होती हैं ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स हैं, लेकिन ये जो है ना 639 टू 650 तक ना वेरी करती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है 639 से 650 तक का कहीं भी अगर आपको आंसर मिलता है तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने तो 639 ही पढ़ा है तो आंसर इसमें 650 क्यों दिया हुआ है या 645 ऐसा कुछ क्यों दिया हुआ है। और वैसे भी आप देख रहे हो कि 600 वाली रेंज में एक ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बट ये ध्यान रखना कि 639 टू 650 वेरी करता है। अब अगर जैसे मसल की बात आई, मैंने आपको अभी स्मॉलेस्ट मसल बताई थी, क्या थी वो? Stapedius. स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस। सर वेरी करता है मतलब?
मतलब किसी में मतलब 6 ऑप्शंस जो होते हैं ना, मतलब जैसे ये वैल्यूज वाले जितने भी काम है ना, अगर तुम जैसे मेडिकल स्ट्रीम में होती ना, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइट्स पे ना जो वैल्यूज होती है ना अलग अलग होती हैं। जैसे अच्छा। तुम किसी भी चीज की शुगर की उठा के देख लो, हीमोग्लोबिन की उठा के देख लो, आरबीसी की देख लो, सब जगह ना मतलब थोड़ा थोड़ा ये लोग ना वेरी करता है। तो इसलिए हम इनको किसी को भी डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कई बार ऑप्शन 639, कई बार 650 ऐसे होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने स्मॉलेस्ट मसल की बात की, तो लार्जेस्ट मसल भी हमें पता होना चाहिए। और लार्जेस्ट मसल क्या होती है हमारी? ग्लूटिमस मैक्सिमस बोलते हैं उसको, ग्लूटिमस मैक्सिमस। अच्छा, मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ख्याल से जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है ना सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं, बाकी सब बैठे हैं चुप। अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बता देना। यहाँ पर 26 लोग हैं और 26 में से मुझे 4 आवाजें आ रही हैं, 4 में से 3 का मैं जानता हूँ मेडिकल से हैं तीनों। बोलो बाकी लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, आ sir. रहा है सर। ठीक है। बोलता है हाउ मेनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? रिब्स कितनी होती हैं? 24. 24। हमारी ह्यूमन बॉडी में 24 रिब्स प्रेजेंट होती हैं। और कई बार ये रिब्स की जगह ना पेयर ऑफ रिब्स पूछ लेता है। तो पेयर ऑफ रिब्स जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी? 12। 12। डबल कौन बोल रहा है ये? अगर 24 टोटल रिब्स हैं तो पेयर आपके जो है ना 12 पेयर्स बनेंगे। हमारे जो है वो थोरेसिक केज का जो पूरा रिब्स का वो बनता है ना स्ट्रक्चर, तो उसमें जो है ना 12 पेयर होते हैं या फिर टोटल 24 रिब्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस? ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। डेंटिस्ट तो बता ही देना। कैल्शियम। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। कौन बोला ये? नाम बताओ। गीताक्षी। तुम डॉक्टर हो? नहीं, तुक्का मेरे मारा? पेरेंट्स डॉक्टर हैं। नहीं जो तुम्हारे सर, वो पेरेंट्स कैल्शियम। हाँ। पेरेंट्स डॉक्टर है? हाँ ये करेक्ट है। कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है। Yes, sir. करेक्ट आंसर इसका जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम क्लोराइड भी इसलिए ऑप्शन में डाला है कि बहुत से लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। और ज्यादा मतलब सब लोग, हम लोग चॉक कहते हैं पाउडर भी लिखा है। ना चौक पाउडर इतना कंफ्यूज नहीं करेगा। मतलब टीथ में कैल्शियम, कैल्शियम की कमजोरी से टीथ कमजोर होने लगते हैं, तो हमें लगता है कि कैल्शियम के बने होते हैं, बट वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। 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 अगर मैं बोलूं फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से होंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और हाँ, एस्ट्रोजन। ये जो है आपके फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट बोलता है डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये सबको पता होगा। गॉइटर। और इसका एक चीज और ध्यान है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या मतलब है? जैसे सॉल्ट सब खाते हैं और जो सॉल्ट नहीं भी खाते हैं उनको भी आयोडीन वो नहीं होता डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन वाली जो गॉइटर है ना, ये यूजुअली जो है ना रूरल एरियाज में मिलेगी ये डिजीज आपको। उसका रीजन क्या होता है? जैसे हम जो सॉल्ट खाते हैं ना, तो सॉल्ट को बोलते नहीं कि सॉल्ट आयोडाइज्ड है कि नहीं है। जैसे जनरली जो रूरल अर्बन एरियाज में ना सब लोग टाटा नमक यूज करते हैं, तो वो आयोडाइज्ड होता है ना। और आयोडाइज्ड नमक अगर आप यूजुअली कंज्यूम करते हो तो आपको जो है वो गॉइटर होने की मतलब बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। जबकि रूरल एरियाज में आपने देखा होगा ना, वो साबुत नमक आता है, बिल्कुल स्टोन टाइप के नहीं होते, छोटे छोटे। तरी येत आहे का चैतन्य आवाज? हम्म। क्या 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 बोले? अच्छा कोई और ही था। हाँ समझे। रूरल एरियाज में आपने देखा होगा छोटे छोटे ना साबुत नमक बोलते आता है एक ना, मतलब स्टोन जैसे होते हैं ना, इतने बड़े बड़े होते हैं, वो उसको पीस के खाते हैं, तो वो ना आयोडाइज्ड नहीं होता है। ठीक है। तो वो आयोडाइज्ड नमक ना कंज्यूम करने की वजह से ना ये डिजीज होती है आपको गाइटर की ना। इसमें गले वाले फूल जाते हैं आपके ना, थायराइड ग्लैंड पे पूरा सूजन आ जाता है। चलो नेम द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू स्किन। ये सबको पता होना चाहिए। Melanin. मेलेनिन। मेलानिन ही डिसाइड करता है आपका कि स्किन कलर जो है वो फेयर होने वाला है या डार्क है या फिर मीडियम है, जो भी है।
तो ये मेलानिन की वजह से होता है। इन ह्यूमन बॉडी सिग्मोइड कोलन इज पार्ट ऑफ। सिग्मोइड कोलन किसका पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सिग्मोइड कोलन, ठीक है। अब अगर वर्ड आया लार्ज इंटेस्टाइन तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में से जो लेंथ बाई लेंथ जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब स्ट्रक्चर वाइज जो है ना चौड़ा होगा, ये मोटा होगा काफी ना। मतलब अगर इसका जो वो है ट्यूब इस तरह का होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब छोटा सा होगा। बट अगर बाई लेंथ की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बाई लेंथ बड़ा होता है और इसका लेंथ अप्रोक्स ना 5 मीटर के बराबर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और 5 मीटर का मतलब आप समझते हो कब तकरीबन तकरीबन एक रूम होता है ना 50, उसमें आ जाएगा पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एक बंदे का। 5 मीटर में कितने वो होते हैं? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? सेंटीमीटर कह रहा हूँ, सॉरी, इंचिस कितना होता है? छोड़ो, मैथ नहीं पढ़ेंगे आज हम। आज तो दिन मिला है मैथ ना पढ़ने का, है ना। तो ये ध्यान रखना अप्रोक्स 5 मीटर होता है हमारा, ठीक है, इसके आगे नहीं जानेंगे। हाँ, तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ट्यूब मोटा होता है, इसका ट्यूब पतला होता है। बट बाई लेंथ अगर देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी? 300। 300. 300। न्यू बॉर्न बेबी में आपका जो है वो 300 होता है। अब ये भी ना वेरी करता है, ये भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा आप देखोगे तो 280 से 300 तक वेरी करता है। अगर 300 ना ऑप्शन में हो, अगर 280 भी है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट अगर 300 ऑप्शन है तो 300 वाला पहले करेक्ट होगा, 280 बाद में, ठीक है। ओके। अब आते हैं वैक्सीनेशन पे। जैसे हम लोगों को बचपन में ना बहुत सारी वैक्सीनेशन होती हैं, कुछ पता है कौन कौन सी होती हैं? पोलियो की होती है। हाँ, और उसको क्या बोलते हैं? ओपीवी, ओके। ओरल पोलियो वैक्सीन। चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, ठीक है। चलो खैर, हम वैक्सीन की वैक्सीनेशन सारा कोर्स की बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं डीपीटी वैक्सीनेशन होता है हमारा एक ना, डीपीटी भी एक वैक्सीनेशन होता है। वो किस लिए होता है हमारा, वो बी। बताओ। बी। बी ऑप्शन। क्या? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, टेटनस। ये पहले क्या होता था ना, जब मतलब जब डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस का कोई वो नहीं आया था, पहले ना टेटनस का लगना शुरू हुआ था सबसे स्टार्टिंग में। पर फिर इन्होंने ना कॉम्बिनेशंस बना दिए क्योंकि इनको क्या है ना, टाइम जो डोसेज में ना टाइम नहीं मिल पा रहा था बीच में ना, और फिर इन्हें देना था एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर, तो इन्होंने क्या करा, कॉम्बिनेशंस बना दिए। तो डिप्थीरिया एक अलग चीज है, पर्ट्यूसिस एक अलग चीज है, टेटनस एक अलग चीज है, और तीनों का कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने एक ही वैक्सीन दे दिया, दैट इज डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। अब अगर जिसने पढ़ा नहीं है ये, वो क्या आइडिया लगाएगा? डायरिया, निमोनिया, टेटनस भी लगा सकते हो आप। डिप्थीरिया क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना। जनरल आदमी तो डायरिया, निमोनिया और टेटनस ही लगाएगा ना। लेकिन ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जो डायरिया से बच जाता है। डायरिया तो किसी को कभी भी हो जाता है ना, ये देखो लॉजिक वाली बात है। डायरिया तो किसी को भी, अगर आपको फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम है या खाना वाना आपने ऐसा खा लिया, डायरिया तो हो ही जाता है। तो अगर वैक्सीनेशन डायरिया का होने लगे तो क्यों होगा फिर डायरिया? तो ये तो लॉजिक सी बात है कि डायरिया का तो वैक्सीन मतलब ही नहीं है। हाँ, निमोनिया की अगर टेटनस की बात है तो अब जैसे अगर कोविड वैक्सीन आप ढूंढ रहे हो तो इट्स बेसिकली फॉर निमोनिया, बट डीपीटी स्टैंड फॉर आपका डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बोलता है पीपल ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए शैलो हैंड पंप आर लाइकली टू सफर फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट। मतलब ये सारी वो डिजीजेज हैं जो आप कहीं से बाहर से अगर गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लेते तो उससे हो सकती हैं। इनमें से एक डिजीज है जो उससे होने का चांस नहीं होता है, वो क्या है? फ्लोरोसिस। 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 जॉन्डिस। जॉन्डिस। जॉन्डिस फ्लोरोसिस। आपका जो, हाँ, जॉन्डिस आपका किसी भी कंटामिनेशन से नहीं होता है। Yes, sir. जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय व्हाट? Breakdown of bilirubin. ब्रेकडाउन ऑफ बिलीरुबिन इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में मैं बता रहा हूँ, जैसे बिलीरुबिन, चलो वर्ड में आप लो ही मत, जैसे बाइल सिक्रीट करता है ना लीवर,
ठीक है। इस बाइल के ना अपने अपने कुछ फंक्शंस होते हैं। ये बाइल क्या करता है, गॉल ब्लैडर में जाता है। कहते हैं ना गॉल ब्लैडर अगर आपने ऑपरेशन में रिमूव करा दिया तो आपको खाना नहीं पचता है। इस बाइल का काम होता है जितने भी फैटी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हो उन फैटी प्रोडक्ट्स को वो करने का, डाइजेस्ट करने का काम होता है बाइल का। ठीक है। ये बाइल यहाँ से गॉल ब्लैडर से निकल के कुछ काम करता है फैटी प्रोडक्ट मतलब फैटी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने का। उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत जो है ये निकल जाता है यूरिन और आपके पोटी वोटी में। और उसके बाद जो है ना ब्लड स्ट्रीम में भी फ्लो करता है ये। और ओवरफ्लो ऑफ ब्लड होने की मतलब ओवरफ्लो ऑफ बाइल होने की वजह से आपके उसमें ब्लड स्ट्रीम में आपको बनता है जॉन्डिस। और इसमें फर्दर कुछ कंडीशन होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये बहुत सारी चीज होती है। और जॉन्डिस मेनली जो ना लीवर का डिजीज, लीवर पे इफेक्ट करता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब लीवर आपका डैमेज हो गया, लीवर पे जब इफेक्ट किया जॉन्डिस ने, तो आपका ना तो प्रॉपर सिक्रीशन होगा ना उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होगा। और वो सारा जो बाइल है ना वो लीवर के थ्रू, लीवर में क्या है ना सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा रोल है लीवर के थ्रू। वो आपकी बहुत ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में जाके गो थ्रू करने लगता है। और बहुत ज़्यादा आपके ब्लड स्ट्रीम में वो बाइल होने से, बाइल होने की वजह से आपका स्किन जो है ना येलो कलर का नजर आने लगता है। क्योंकि आपका जो ब्लड है ना वही स्किन को जाके सप्लाई करता है ना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो मसल्स को जाके न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई करता है, ब्लड। तो जब ब्लड के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बाइल जा रहा है, वैसे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बिलीरुबिन जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है। बट मैं आपको एक नॉर्मल येलो कलर का पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा ब्लड में आपके हो गया, आपका स्किन पीला पड़ गया, नाउ इट्स जॉन्डिस। जॉन्डिस भी फिर कई सारे हो जाते हैं, प्री हेपेटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। वो आप लोगों के काम का है नहीं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल बातें हैं। प्री हेपेटिक में क्या होता है, वो लीवर से पहले जब तक उसने लीवर को इफेक्ट नहीं किया है। फिर हेपेटिक होता है जब लीवर को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर पोस्ट हेपेटिक जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उतना हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो जॉन्डिस तो वो डिजीज हो गया। बाकी ये सारी कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, फ्लोरियासिस हो गया, ये जितनी भी डिजीजेज हैं सारी आपकी, ये सब जो है आपकी वाटर मतलब कंटामिनेशन ऑफ वाटर से हो जाती हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलता है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इन ह्यूमन बीइंग कॉजेज। ये सबको पता होगा, ये तो हम बहुत रेयर यूजुअली पढ़ते हैं। Beriberi disease. Very, very. ये कॉज करता है बेरी बेरी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी बेरी। चलो नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न टूल फॉर इमेजिंग ब्रेन ट्यूमर। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट सा लगता है, इस तरह के क्वेश्चन ना आ जाते हैं आपको कई बार ना। तो इसका आंसर जो होगा आपका मैग्नेटिक MRI. मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई नहीं होता है, Yes, sir. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। तो ये होता है एमआर। ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ सबसे स्टार्टिंग में, इंसुलिन रेगुलेट्स व्हाट, Blood glucose level. Blood glucose level. तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि हमने जो है कुछ भी फूड कंज्यूम किया, फूड कंज्यूम होके डाइजेस्ट होके हमारे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो मतलब जाके डाइजेस्ट होके ना थ्रू ब्लड स्ट्रीम के जो है वो हमें जो है ना न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। उसमें एक न्यूट्रिएंट आपका शुगर भी होता है। तो ये ना यूजुअली होता है हमारे ब्लड में और ये चलता रहता है। अब जब ब्लड में आपके शुगर जब वो करता है ना सर्कुलेट करता है, तो उस शुगर को रेगुलेट करने के लिए एक हार्मोन सिक्रीट होता है थ्रू पैंक्रियाज, जो इसको रेगुलेट करके ना एक नॉर्मल रेंज तक रखता है कि जितना बॉडी में जरूरत है ना शुगर उतना ही रखो। बिकॉज विदाउट शुगर इवन यू वॉन्ट बी एबल टू स्टैंड, विदाउट शुगर के आप स्टैंड भी नहीं कर पाओगे। आपको एक जगह से दूसरी जगह पैर रखने के लिए भी आपको शुगर की जरूरत होती है जो एनर्जी देता है आपको। ठीक है। लेकिन नॉर्मल लेवल पे रेगुलेट करने के लिए काम करता है इंसुलिन। और लोग कहते हैं ना डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, शुगर ने जैसा कुछ नहीं होता है। शुगर बढ़ने का मतलब है आपका पैंक्रियाज काम प्रॉपरली करना बंद कर दिया है। और जब पैंक्रियाज बंद कर दिया तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से शुगर तो पहले से चल ही रहा है आपका डाइट में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है।
और इसीलिए हम दबा के इंसुलिन के इंजेक्शन ठोकते हैं उस पेशेंट को जिसका शुगर हाई होता है कि नहीं। कई बार क्या होता है, आप लोगों का शुगर लेवल डाउन चला गया, जैसे इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, इसको नहीं बोलते हैं बेसिकली, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के केस में आप इंसुलिन देते हो कम करने के लिए उसको। एक होता है जब शुगर लेवल कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस केस में आप उसको जो है कुछ मीठा खिलाते हो पेशेंट को कि थोड़ा सा उसका शुगर लेवल बढ़ जाए। फेंट हो जाते हैं ना कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा शुगर लेवल कम होने की वजह से, तो उस केस में हम लोग उनको जो है कुछ मीठा खिलाते हैं, मतलब यूजुअली जैसे कुछ कोई भी मिठाई खिला दिया, गुड़ खिला दिया, डेट वगैरह कुछ खिला दिया, तो उससे क्या है ना शुगर लेवल आ जाता है आपके उसमें ब्लड सर्कुलेशन में, और आप नॉर्मल पे ला सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ड आपको जो है याद होने चाहिए। वैसे हाइपर वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर हाई, है ना। तो ये कुछ रूट वर्ड होते हैं मेडिकल में, मैं आपको टर्मिनोलॉजी कराऊंगा एक क्लास में। तो वहां पर ना जैसे हर चीज की ना एक टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे वहां पर मेडिकल में आपके हार्ट को ना कार्डियक बोलते हैं, लीवर को हेपेटिक बोलते हैं, किडनी को रीनल बोलते हैं। तो हर चीज, और स्किन को डर्मिस डर्मा वो बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हर चीज का ना एक मतलब साइंटिफिक नेम होता है। तो वो चीज भी तुमको कभी किसी क्लास में करवाऊंगा मैं, ठीक है। बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल। एनीमिया। Anemia. Anemia. एनीमिया। ठीक है, उसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए ल्यूकीमिया क्या होता है। ल्यूकीमिया इज बेसिकली व्हाट, बताओ वाइट कोई। सेल्स कम हो जाते हैं। Blood cancer. ब्लड कैंसर इन जनरल। और बॉडी में किसी भी तरह का जब आपको कैंसर का कोई कंडीशन किसी पेशेंट को बनता है, तो वहां पर ना आपके WBC इंक्रीज हो जाते हैं। मैं ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा ना तब आप लोगों को बताऊंगा। ये ना डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं हमारे ब्लड के, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं WBC। जब ब्लड ल्यूकीमिया होने की कंडीशन होती है, सबसे पहले WBC बढ़ता है। चलो खैर वो तभी बात करेंगे, अभी तो हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि इसको ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर। अर्थराइटिस आपको पता ही है, आपके जॉइंट्स वगैरह का डिजीज होता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। मेनिंजाइटिस होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग हो जाना। बोलता व्हाट केयर इज मोस्ट यूजफुल टू सेव द लाइफ ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डायरिया। D. डिहाइड्रेट मत होने दो उसे कैसे भी करके। आप जनरली हम ना ORS देते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? Oral rehydration solution. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हम देते हैं। नेक्स्ट है विच फ्रूट डायबिटिक पेशेंट कैन ईट फ्रीली। ये बताओ। Banana. ना। बनाना पे तो मार देगा बनाना तो। हाँ, बनाना। गुआवा। गुआवा। ऑरेंज। Orange. देखो मैंगो और बनाना का तो मतलब ही नहीं है। अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, या तो ऑरेंज या गुआवा। अब उसमें तुक्का, Orange. हाँ उसमें तुक्का मारने से पहले एक चीज ध्यान रखना, गुआवा को अगर आप काट के थोड़ी देर के लिए रख देते हो ना, उसका कलर चेंज हो जाता है कि नहीं? ब्लैकिश ब्लैकिश होने लगता है ना। Yes, sir. इट इज बिकॉज ऑफ स्टार्च, एंड स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो हमारे चावल में भी पाया जाता है। और ग्लूकोज के पेशेंट को स्टार कंज्यूम करने के लिए हमें मना करते हैं ना। Yes. हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है विच इज ऑरेंज। चलो व्हाट इज एंडेमिक डिजीज। ए। डिजीज प्रिवेलेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। और पेंडेमिक का तो तुमको बताने का जरूरत ही नहीं है, तुम दुनिया जानती है पेंडेमिक तो क्या है। एक एपिडेमिक भी होता है, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। हाँ ठीक है, एंडेमिक हो गया, पेंडेमिक हो गया। एपिडेमिक क्या होता है अंशु? सर एक रीजन में जो बी ऑप्शन है वो एपिडेमिक होता है। चलो एक पर्टिकुलर। तो सर एक रीजन और एक पर्टिकुलर एरिया में क्या डिफरेंस हुआ? एरिया मतलब कहीं भी, जैसे मान लो अभी तुमने देखा होगा इबोला वगैरह का कुछ चला था। शॉर्ट मतलब हम जो या फिर मैं एक बताता हूँ, अभी एक वो चमगादड़ वाला चला था केरला साइड में, बनाना वगैरह में डिजीज हो रही थी, कौन सी थी वो? क्या नाम था उसका?
एक वो जो भी डिजीज था, हाँ कोई बोलना चाह रहा है, बताओ। सर एपिडेमिक सर, जैसे इबोला एक एपिडेमिक था सर, पैंडेमिक हाँ नहीं था ना। तो हाँ वो बेसिकली एक पेंडेमिक। एक रीजन तक वो स्पेसिफिक रहता है, एक हाँ वही पर्टिकुलर ना। रीजन। देखो अब वे एक एक एरिया एरिया वाला तो वो हो गया जो अभी केरला में, वो बनाना में, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा है। केरला में हुआ था वो, पर्टिकुलरली बनाना में जो है वो फैल रहा था, वो चमगादड़ का कोई वो था। तो उस टाइम बोल रहे थे बनाना वगैरह कंज्यूम मत करो, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो तो हो गया पर्टिकुलर एरिया वाला। सर बेसिकली एंडेमिक और एपिडेमिक में आई थिंक डिफरेंस वही है कि एंडेमिक एक मतलब ड्यू टू सम यूनिक रीजंस इट इज हाँ प्रेवलेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली, पर्टिकुलर एरिया, हाँ। बिकॉज ऑफ सम लोकेशन हो, कुछ भी हो, मतलब व्हाटएवर द यस रीजन यस मे बी। यस, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, होता है कई बार रूरल, आपने मूवीज में देखा होगा साउथ की, कि कहीं पे ना एक इंडस्ट्री लगी हुई है, और उस इंडस्ट्री के लिए रिवोल्ट करने के लिए वहां के आसपास के ना गांव वाले उनसे लड़ने के लिए खड़े होते हैं कि हमारे एरिया में ना इस इंडस्ट्रीज की वजह से जो है वो डिजीज फैल रही है। यही लड़ाई होती है ना साउथ की मूवियों में ज्यादातर, कि वहां पर प्लांट लगा दिया था लोगों में, ये डिजीज फैल रही है, वो डिजीज फैल रही है। वो बेसिकली आपका एंडेमिक हो गया उस पर्टिकुलर एरिया में बस। एपिडेमिक मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में सब जगह फैली हुई है, मतलब जैसे पूरे साउथ इंडिया में फैल गया, या फिर एशियन कंट्रीज में सर फैल गया, कहीं भी, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन हो गया, वो एपिडेमिक हो गया। और वही पेंडेमिक आपको पता ही है। सर, और ऑल्सो सर जैसे इस चीज़ में एंडेमिक में सब यहाँ पे तो हम लोग जैसे बायोलॉजी मतलब जैसे डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इवन इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स जब हम बात करें, तो फॉर हम्म। एग्जांपल वाइल्ड लाइफ के चक्कर में, तो फॉर एग्जांपल वन हॉर्न राइनो इज एंडेमिक टू असम ओनली, वो और कहीं और नहीं मिलता है दुनिया में। हाँ तो उसमें भी एंडेमिक यूज़ किया जाता है सर, हाँ, क्योंकि तो एक वो ही जगह में मिलता है ना सर। एक ही जगह पे जो मिलेगा वो एंडेमिक हो गया, यस सर। मतलब पर्टिकुलर एरिया हो गया ना। ठीक है, अब समझ आ गया तीनों को वर्ड का डिफरेंस, ओके। एंडेमिक, एपिडेमिक एंड सर पेंडेमिक। इस बीमारी का नाम निपा है। हाँ निपा, ये वाला जो था इसका नाम हाँ। निपा वायरस आया था ना। हम्म। तो ये तो एक तरह से ना हम बोल सकते हैं कि रीजन में था, साउथ इंडिया की साइड था, तो फिर भी वो एक रीजन वाला हो गया। हम्म। और एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्योंकि मतलब कहीं आपस आसपास में कोई केमिकल इंडस्ट्री लगी हुई है, उस केमिकल इंडस्ट्री की वजह से आसपास के ना 10 किलोमीटर तक के गांव इफेक्ट हो रहे हैं किसी डिजीज से, वो हम्म। हमारा पर्टिकुलर एरिया वाला हो जाता है एंडेमिक। ठीक है। हम्म। हम्म। चलो नेक्स्ट बोलता है, व्हेन इज द वैक्सीनेशन गिवन टू ए चाइल्ड। विद इन 6 months। पहला पहला डोज तो दिया जाता है विद इन 6 मंथ के अंदर, हम देते ही देते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका फर्दर कोर्स वो चलता रहता है, कुछ कुछ टाइम के बाद आप वैक्सीनेशन जो है हम देते रहते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। हिस्टेरिया। टाइफाइड। Hysteria. हिस्टेरिया, ये हिस्टेरिया था। कंटेजियस देखो, टाइफाइड आपको कंटामिनेशन एंड फूड एंड वाटर से होता है। मीजल्स का भी यही है, एक दूसरे से फैलता है आपको, एक किसी पर्सन को मिजल्स, ऐसी इन्फ्लुएंजा का है, वायरस की भी एक दूसरे से फैलता है। तो हिस्ट्रिया जो है वो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है जो कंटेजियस डिजीज नहीं है। विच ऑर्गन ग्रोज फर्स्ट इन वॉम, ये तो सबको पता होगा कि बेबी के वॉम में, मतलब बेबी के वॉम कह रहा हूँ, मतलब वॉम में जो है सबसे पहला ऑर्गन कौन सा ग्रो करता है बेबी का। Heart. हार्ट। हार्ट। ब्रेन। सोच लो। ब्रेन। सर ब्रेन हार्ट करता, ब्रेन करता है सबसे पहले। है ब्रेन। हाँ, पहले न्यूरल ट्यूब बनती है, उससे फिर ब्रेन और उसका, स्पाइनल कॉर्ड हाँ, डेवलप होता आप लोग कभी एनिमेशन वीडियो देखना यूट्यूब पे, वो न्यूरल ट्यूब क्या, पहले न्यूरॉन्स फैलते हैं ना पूरी बॉडी में उस तरह से। वॉर्म के अंदर आप कभी देखोगे ना एनिमेशन, उसमें दिखाते हैं पहले न्यूरॉन्स पूरे फैलते जाते हैं बॉडी में, और उस न्यूरॉन्स के फैलने से ना फिर थोड़ा 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 कुछ कुछ बॉडी पार्ट बनने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा ब्रेन ही बनता है। उसके बाद बोलता है ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। पैरिन। है। कोगुलेट मतलब हाँ, क्लॉट नहीं बनता। कोगुलेट मतलब क्लोट होना बेसिकली। देखो, इट्स बिकॉज ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है ना आपका नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है, जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट, नेचुरल एंटी कोगुलेंट,
एंटीकोगुलेंट वो होते हैं, मतलब वो केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्लड को क्लोट होने से बचाते हैं। जैसे आप लोग कभी ब्लड वगैरह टेस्ट कराने गए हो अगर किसी लैब में, तो आपने वहां देखा होगा कि वो लोग सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं ना, तो अलग अलग कलर की बोटल्स यूज करते हैं वो लोग ना। तो वो अलग अलग कलर की बोटल्स को यूज करने का पर्पज ये होता है, किसी में कुछ एंटीकोगुलेंट होता है, किसी में कुछ होता है। और जिसमें एंटीकोगुलेंट, जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें आपको विदाउट मतलब क्लोटेड ब्लड चाहिए, मतलब एंटीकोगुलेटेड ब्लड चाहिए, तो वहां पर वो केमिकल यूज करेंगे सो दैट आपका ब्लड क्लोट ना हो। और जिसमें आपको सीरम चाहिए होता है वहां पर वो क्लोट करके सीरम को रिमूव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारी बॉडी में क्या होता है, बाहर आके तो ब्लड क्लोट हो जाता है लेकिन बॉडी में क्लोट नहीं होता है। उसका रीजन होता है केमिकल हिपेरिन होता है, जिसको हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। चलो, उसके बाद बोलते 34 हु प्रिपेयर्ड पोलियो वैक्सीन। लुइस पास्चर। Louis Pasteur. जो अरे लुइस पास्चर क्यों बोल रहे हो आप, जोनस ईसॉल को होता है। The Louis Pasteur. Lewis Pasteur is a microbiologist. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हाँ I- एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता फादर ऑफ क्या है, लेकिन ल्यूइस पास्टर जो है ना, माइक्रोबायोलॉजी में कुछ बड़ा नाम है इनका। अच्छा सर, नहीं, इन्होंने शायद पोलियो का इन्वेंट किया था, पोलियो वैक्सीन किया था इन्होंने। हाँ हाँ जॉन जोनस ईसॉल की जो है ये, इन्होंने पोलियो वैक्सीन का वो किया था। पोलियो है। तो लुइस पास्चर पास्चराइजेशन कौन किया ना, जो नहीं Yes. नहीं, Yes. वो है इस चीज का पास्चराइजेशन मिल्क जो पास्चराइज करते हैं ना, जो वो नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो मैं घर नहीं पढ़ा हूँ कभी। लेकिन ल्यूइस पास्टर का मुझे इतना पता है कि कोई माइक्रोबायोलॉजी में कुछ बड़ा नाम रहा है इनका। सर ये माइक्रोबायोलॉजी है सर, बैक्टीरियोलॉजिस्ट वो थे बैक्टीरिया बेसिकली। ना जो मिल्क कर्ड बनता है। हाँ ये बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे हाँ बेसिकली। बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। हाँ सही बोले, तो मिल्क का कर्ड बनता है तो वो बैक्टीरिया के उससे बनता है। Yes, sir. ऐसा हो सकता है, ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे ल्यूइस पास्टर जो है ना। इसलिए तो पास्चर से पास्चराइजेशन बोलते हैं। चलो, बोलता विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज वाटर बोर्न। कोलेरा हुआ ना। कॉलेरा। ये तो बहुत कॉमन सा है ना, कॉलेरा। वाटर बोर्न डिजीज है, कंटामिनेटेड वाटर अगर आप यूज कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, तो आपको कॉलेरा होता है। Sir, it is also known as father of public health. कौन, ल्यूइस पास्चर? नहीं, कॉलेरा, क्योंकि जो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो एक डिजीज है, वो नहीं है, कोई इंसान नहीं है। चलो, अंशु इस चीज को बोलती है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोलते हैं। और इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना, अगर अंशु पे जो दोस्त हैं उनके जो बिलीव करते हैं वो मान लेना कि ऐसा ही है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। चलो, इसीलिए कहता हूँ मैं, डॉक्टरों से कुछ कुछ नई नई चीजें भी आ जाती हैं बीच में ना। नेक्स्ट है आपका, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन बटर। ये बहुत सही क्वेश्चन है। विटामिन ए होता है, ये कौन बताया था विटामिन ए वाला? अंजलि। विटामिन ए प्रेजेंट होता है आपका बटर में ना। चलो, विच मिनरल इज प्रेजेंट इन बनाना। Potassium. पोटेशियम होता है, पोटेशियम। उसके बाद हु डायग्नोस्ड कैंसर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डायग्नोस्ड कैंसर। ये था आपका रॉबर्ट विंसबर्ग। ठीक है। देखो ये चीजें ऐसी हैं कि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि पता होंगे सभी को, क्योंकि ये पता होने लायक है भी नहीं। जो पर्टिकुलरली बहुत डिटेल में मेडिकल का वो करते हैं, एमबीबीएस वगैरह है वैसा कुछ, वो लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में डिटेल्स में। बट ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सा लगा, हु डायग्नोस कैंसर के बारे में, तो मुझे मतलब मैं ले आया इसको। रॉबर्ट विंसबर्ग है जिन्होंने डायग्नोस किया था कैंसर को। मतलब विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एंजाइम। स्टमक। बोलो। सलाइवा। लीवर। सलाइवा, वेरी नाइस। सलाइवा इज नॉट ऑर्गन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। यस सर, सॉरी।
है ना। लीवर होता है, लीवर बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट करता मतलब करता है। बताओ कौन कौन हो डॉक्टर तुम में से। सर एंजाइम क्या है सर? एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस हेल्प्स टू डाइजेस्ट योर फूड वट एवर यू ईट, उनको एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है। Enzymes are basically chemical substances that are used to like catalyze any chemical reaction. So Any whatever it increases the fast कर speed or देते हैं। decreases the speed. हाँ देखो, इनको मेडिकल टर्म में मत समझा, मैं इन जनरल बताता हूँ। आप खाना खाते हो, जो पचाता है ना, वो एंजाइम का काम होता है। ठीक है रितिका। और वो मतलब हर तरह का एंजाइम अपने अलग अलग काम करता है। जैसे अमाइलेज एक एंजाइम होता है, अमाइलेज आपको जो है ना प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वैसे ही एक लाइपेज होता है, लाइपेज आपको फैट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे ना बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो जो ज्यादा नंबर, जो ज्यादातर मतलब बहुत सारे जो एंजाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं, वो लीवर से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं मतलब होता है ना, एक एल्कालाइन फोस्फेटेज होता है, एएलपी बोलते हैं उसको, एक जीजीटी होता है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसअमाइनेज। ऐसे मतलब बहुत सारे एंजाइम ये सिक्रेट करता है लीवर। आपको ये सब चीज तो नहीं पढ़ना है, खैर बस ये ध्यान रखना है कि लीवर से जो है वो सबसे ज्यादा एंजाइम करते हैं। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एंजाइम जो वो यही करता है लीवर। बोलता था मेन कोज फॉर स्ट्रोक इज, ये सबको पता होगा। ब्लड प्रेशर। Increase blood pressure. इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से आपको स्ट्रोक होता है। ठीक है। ब्रोंकाइटिस इज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ Respiratory Respiratory tract. tract. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपका होता है ना, लैरिंग्स और फेरिंग्स होता है। Yes, sir. और मतलब उसके बाद आपका ट्रैकिया शुरू होता है। ट्रैकिया के बाद लंग्स को कनेक्ट करता है आपका ब्रोंकाई। उन ब्रोंकाई जो होते हैं, ब्रोंकाई पे स्वेलिंग आने की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस होता है। जैसे यहाँ माउथ से ना आपका ये सपोज करो ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया समझते हो क्या होता है? गर्दन Yes, के आगे sir. जो पाइप होता है ना आपका, जो विंड पाइप होता है, उसे ट्रैकिया बोलते हैं। फिर यहाँ से इस तरह से ना ब्रांचेस चलती हैं इस तरह से, और इन ब्रांचेस के बाद आपके लंग्स बन के आते हैं, जो मुझे नहीं आते हैं बनाने। कभी डायग्राम के नंबर नहीं मिल पाए। ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये आपके ब्रोंकाई होते हैं, ये वाले, ये दोनों जो कनेक्ट करते हैं ट्रैकिया को लंग से। इन पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। एक वर्ड होता है आइटिस, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आइटिस वर्ड लगाओ ना, ITIS, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन मतलब सूजना उसका। तो ये जैसे बहुत सारे, अभी जैसे हम हेपेटाइटिस की बात करते, कभी अभी मेनिंजाइटिस की बात की थी हमने, किसी भी तरह का स्किन का होता है, डर्मेटाइटिस बोल देते हैं, मतलब स्किन पे रेडनेस होके सूजन आ जाना, डर्मेटाइटिस। तो आइटिस जहाँ भी वर्ड लगता है ना, ये रूट वर्ड है आपका ना, कि आइटिस से जो होता है वो इन्फ्लामेशन मतलब होता है। चलो, बोलता है फिजिकल डिपेंडेंस इज रिजल्ट ऑफ एल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म। दारू पियो, दूसरे के कंधे पे लेटो और घर जाओ, फिजिकल डिपेंडेंस। सर उसका मतलब क्या है सर? और ड्रग्स क्यों नहीं हो सकता? हाँ बताओ, अभी कोई कुछ बोला था। इसका मतलब क्या है? मतलब फिजिकल डिपेंडेंट क्या? हाँ सर, अजीब सा क्वेश्चन है थोड़ा। Sir, और answer सर ड्रग्स भी तो हो सकता है। जिन लोगों को, जो लोग मतलब ड्रग्स लेते हैं और फिर वो बंद कर देते हैं, उनको भी तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। Sir, हाँ dependence is basically when you get used to it and your body. So physical dependence तो drugs का आंसर होना चाहिए ना? ड्रग्स का भी होना चाहिए, लेकिन सर अल्कोहलिज्म दोनों हो भी तो है। सकता है। तो ये दोनों हो ऑप्शन सकता है। दोनों बट दोनों है। चलो, मुझे जहाँ से भी क्वेश्चन मिला वहां पर अल्कोहलिज्म था। अच्छा। आप लोग अल्कोहलिज्म ही मान लो। वैसे मुझे भी लगा था कि ड्रग्स भी होना चाहिए, बट मेडिकल है, यहाँ सब कुछ मानना पड़ता है। ठीक है। सर चलो, मलेरिया इज स्प्रेड बाय, सबको पता होगा, फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब अगर मलेरिया का पता तो डेंगू का भी पता होना चाहिए। Yes. एडीज। हाँ, एडीज Yes. इजिप्टो बोलते हैं इसको, एडीज। Hmm. ए होता है, ई होता है, इजिप्टो इस ई तरह, ई ई होता ई है यहाँ होता पर। है सर, इजिप्टी होता है शायद। इजिप्टो ही होता है वैसे तो। एडीज मतलब एडीज नाम लेते हैं सिर्फ, जो आप लोगों ने देखा भी कई जगह पे देखा होगा, जैसे कैंपेन चल रहे होते हैं ना डेंगू से बचाने के लिए, दिल्ली में डेंगू पर होगा वार, आपकी सरकार तैयार, ऐसा कुछ लिखा होता है ना, तो वहां सिर्फ एडीज लिखा होगा।
तो पूरा नहीं लिखते हैं, एडिस एजिप्टो, स्पेसीज एजिप्टो होती है, वैसे एडिस नाम होता है इसका। और तुमको एक चीज बड़ा सरप्राइज होगा जान के, जितने भी इस तरह के कोई मतलब कोई फीवर या कोई इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरह का नुकसान अगर पहुंचाती है ना, तो वो सब ना फीमेल होती हैं। जितनी भी कोई मॉस्किटो या फिर कोई बी जितनी भी होंगे ना, वो सब फीमेल होती हैं। ये सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? सर फीमेल क्यों होते हैं सर? फीमेल क्यों होती है वो उनसे पूछना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ये मतलब मैं कहीं पढ़ा था कभी कि जितने भी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं ना, जैसे मेल एनाफिलीज नहीं होगा, ये इस तरह के जो इन्फेक्शन है ना वो कोज करेगी कोई भी फीमेल। एडिस बिकॉज ये फीमेल एग्स कैरी करते हैं। हाँ सर, वो साइकिल, लाइफ साइकिल ऐसा होता है कि वो एग्जैक्टली विक्टिम बना के रिलीज करते हैं। फीमेल जो ना एग्स कैरी करते हैं, वहां से इन्फेक्शन आपका जो वो थ्रू करते हैं, मतलब स्किन में, मतलब जो भी ब्लड सर्कुलेशन में ह्यूमन के वो कैरी कर सकते हैं। इसलिए एक रीजन, मतलब अगर आप लोग बता रहे हो, मुझे भी नहीं पता था ये, बट ये मुझे पता था कि जितनी भी वो है ना स्पेसीज, वो फीमेल वाली होती हैं जो इस तरह के इन्फेक्शन कुछ भी कॉज करती हैं। तो बच के रहना आज आगे से, ठीक है? फीमेल से स्पेशली। मतलब ये बड़ा, मतलब बड़ा अटपटा सा चीज है। मतलब अब मच्छरों में कहाँ बेचारा बंदा वो ढूंढे जेंडर कि भी इनसे बचना है। नहीं तो अपने घर में वो लगा दे कि भी मेल अलाउड है, फीमेल नहीं आएगी कोई भी। चलो नेक्स्ट बोलता है, ये दा होगा, ही लग गया ना यहाँ पर। द इफेक्टिव लाइव वैक्सीन अवेलेबल फॉर द कंट्रोल ऑफ मम्स इज MMR, इसका फुल मीजल, मम्स, रूबेला। मीजल मम्स रूबेला के लिए लगती है वैक्सीन। MEASU होता है कि ए होता है? ऐसे यस, MUMPS मम्स रूबेला। PEAA। एक वैक्सीन होता है BCG आपका, ट्यूबरक्लोसिस, बैसिलस बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन करके कुछ। ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है आपका ना, BCG का वैक्सीन। ये लिखते रहना जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है स्पेशली, वैसे तो मेडिकल वाले भी लिखते रहना जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, पर जो नॉन मेडिकल है वो तो पक्का लिखना। एक BCG का वैक्सीन लगता है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है, और ये इस वैक्सीन का नाम होता है बेसिलाई कैलमिट ग्वेरिन। ठीक है, अब इसका ये जो है ना बेसिलस इन्फेक्शन होता है, इसी का साइंटिस्ट का नाम था कैलमिट ग्वेरिन, तो इसके नाम आगे लगा दिया बेसिलाई कैलमिट ग्वेरिन। वैक्सीन का नाम ही यही रख दिया, ठीक है? DPT में आप लोगों को बता चुका था। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और ये DT वाला क्या है? सर DT तो कुछ नहीं होता, DT तो नहीं सुना। DPT ही होती है सर। नहीं, एक DT भी लगती है। वो कुछ नहीं है, वो डिप्थीरिया और ओनली टेटनस के लिए लगता है। पहले जो है ना DT हुआ करती थी, बाद में से DPT बनाया होगा। सबसे पहले जो है ना ये डिप्थीरिया और टेटनस के लिए लगा करती थी वैक्सीन जो है। बोलो लक्ष्मण। सर बेसिकली वो जो बोला था वो किसके अगेंस्ट में लगाएगा? वो BCG ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वाला वैक्सीन लगता है, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल करने के लिए। उसका नीचे जो लिखा है सर बेसिकली, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये मतलब इसका फुल फॉर्म है बेसिलाई कैलमिट ग्वेरिन, GUARINE। आज मैं GUE होता है शायद। GUE। हाँ चलो कोई बात नहीं, मान लो, भी मान लो। मैं आज एक जानबूझ के डॉक्टर जैसी राइटिंग लिख रहा हूँ, फील आना चाहिए कि बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। समझ भी तो नहीं आनी चाहिए ना सामने वाले को। सर सबकी राइटिंग गंदी थोड़ी होती है। मैं तो ज्यादातर की ना यही देखा हूँ। जैसे वो जल्दी में जैसे एक छोटा बच्चा ना मुझे एक कहानी सुना रहा था, कहता है मैंने मतलब वो स्टोरी सुनाया मुझे। बोलता है एक पर्चे पे जो डॉक्टर के उस पे क्या ऐसा डॉक्टर लिख के देता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वालों को समझ आता है। तो बोलता है कि वो पूछा किसी ने मेडिकल स्टोर वाले से कि सर आप ऐसा कि डॉक्टर क्या लिखता है कि आप ही को समझ आता है और किसी को समझ ही नहीं आता है? तो बोलता है कि वो डॉक्टर लिखता है कि हमने तो लूट लिया, अब तुम भी लूट लो। हमारा काम हो गया, अब तुम कर लो। कहते इसलिए लिखते हैं ऐसा ना। और ये वाकई में एक आपको डॉक्टर की और एक बनिया होता है ना, बनिया जब कभी पर्ची बनाएगा ना, आप ग्रोसरी वगैरह लेने जाओ, वो जो पर्ची बनाएगा ना, अगर उसको वो लिखना होगा ना चावल, वो सिर्फ ऐसे करके छोड़ देगा। हिंदी में भी चावल लिखना होगा ना, ऐसा कुछ करके उसका चावल बनता है।
तो मैं उसको एक बार हाथ जोड़ के बोला, भैया मुझे एक्सप्लेन कर दो लिखा क्या है तुमने ये। चलो, हेपेटाइटिस क्या होता है? लिवर एलिमेंट। लीवर एलिमेंट होता है। आपको एक तरह से ना लीवर खराब हो जाता है पूरा ना। जैसे अभी रिसेंट आपने कुछ सेलिब्रिटीज का देखा था, कौन खत्म होता लीवर एलिमेंट से? शायद श्रीदेवी श्रीदेवी ऋषि कपूर। रणबीर कपूर के साथ है। ऋषि कपूर खत्म हुए थे, श्रीदेवी थोड़ी वो हुई तो थी। कैंसर था। अच्छा सर, हाँ ठीक है। हाँ ये शायद ऋषि कपूर खत्म हुए थे यस। लीवर एलिमेंट की उनको वजह। कैंसर था। एक तरह से लीवर एलिमेंट क्या होता है ना, पूरा लीवर ना आपका सड़ जाता है, मतलब खराब हो जाता है बिल्कुल। सिरोसिस भी कह सकते हैं, बट सिरोसिस एक अलग चीज हो गया। फैटी लीवर टाइप का होना, मतलब एकदम से सड़ जाता है लीवर ना, एक तरह ऐसा हो जाता है आपका ना। तो वो लीवर एलिमेंट होता है। और लीवर एलिमेंट की बात आई है तो इसके साथ में आपको एक हेपेटाइटिस बी जो है ना, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा है। उससे भी लीवर एलिमेंट होता है आपको ना। हेपेटाइटिस बी की वजह से आपका लीवर खराब हो जाता है, और ये अनट्रीटेबल होता है ये ना, हेपेटाइटिस बी जो होता है। और इसको हेपेटाइटिस बी को हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं। यस। ठीक है, तो ये जो है जैसे HIV अनट्रीटेबल है ना, ऐसे हेपेटाइटिस बी भी आपका अनट्रीटेबल होता है। नेक्स्ट है आपका, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय प्लेसेंटा, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय प्लेसेंटा? सिफिलिस। सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो थ्रू प्लेसेंटा मदर टू बेबी फैल सकती है। और सिफिलिस को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, एक डिजीज और सिफिलिस के बाद अलावा एक डिजीज, एक गोनोरिया भी होती है, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसका पूरा नाम है नाइजीरिया गोनोरिया। छोड़ो उसको, सिर्फ गोनोरिया याद रखना बस। HOE है। GONORRHEA है ये। HE है क्या? ओके। हाँ, HEA गोनोरिया। हाँ, उसके बाद बोलता था वैक्सीन गिवन टू न्यूबॉर्न चाइल्ड इज BCG। सबसे पहली वैक्सीन TT की दी जाती है, टेटनस। BCG होती है ना सर? TT। सर ठीक है, नेक्स्ट बोलता इनोक्यूलेशन ऑफ वैक्सीन्स टू प्रिवेंट डिजीजेस। इम्यूनाइजेशन। और उसके बाद ये बताओ 49 वाला, एड्स इज वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट? वायरस। अब तुम ये बताओ, तुम्हें डॉक्टर कौन कौन हो? एक तो श्रेया तो नर्स है ना? नहीं सर। और वैसे none of these नहीं होना चाहिए। अरे रुको तुम सर एड्स तो नन ऑफ दीज है क्योंकि ये डिजीज है। सॉरी, Disease है। वायरस HIV वायरस होता है। वायरस है। तुम सबको कान पकड़वाता अभी, जितने भी तुम डॉक्टर हो ना। तो मैंने नहीं बोला ये। देखो, क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ज्यादा खुश मत हुआ करो। एड्स इज अ डिजीज, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। HIV इज ए वायरस विच कोज एड्स। हम एड्स का नाम सुनते खुश हो जाते हैं कि वायरस होगा, बट ये ध्यान रखना पड़ता है HIV इज अ वायरस, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं वैसे इसको, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस which cause AIDS, acquired immuno। सर ऑटो नहीं होता? नहीं, एक्वायर्ड होता है। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑटो क्या मतलब खुद से एड्स हो जाएगा अंदर ही अंदर इंसान को, बाहर से एक्वायर करता है वो उसको। देखो, HIV इज अ वायरस विच कोज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, कॉज करता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक तो सिंड्रोम जो वर्ड यूज होता है ना आप लोगों का, बहुत सारी जगह कहीं भी मिलेगा, ये होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस की वजह से इसको नाम दिया गया सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स।
ग्रुप ऑफ सिम्टम नहीं, ग्रुप ऑफ बहुत सारे डिजीजेस होती है ना, उसको सिंड्रोम बोलते हैं हम। अब जैसे इसने नाम लिया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो इससे तुमको समझ आएगा सबसे पहला काम जो एड्स मतलब HIV करता है ना, वो इम्यून सिस्टम को बिल्कुल सप्रेस कर देता है, इम्यून सिस्टम को वो खत्म कर देता है। और एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि आदमी की जो किसी की जो डेथ है ना, वो एड्स की वजह से नहीं होती है, वो किसी सेकेंडरी डिजीज की वजह से होती है। कि इम्यून सिस्टम अगर आपका सप्रेस हो गया, तो आपको कोई हल्का सा अगर जुकाम भी लग गया ना, कोल्ड भी हो गया ना, कॉमन कोल्ड भी, देन ऑल्सो HIV पेशेंट में डाई। सिर्फ उसके पास एक लौता इलाज बचता है कि वो किसी भी तरह के छोटे से छोटे इन्फेक्शन से बच पाए। और इस तरह की कंडीशन में जब आपका मतलब किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम जब वो सप्रेस हो जाता है, तो उस केस में ट्यूबरक्लोसिस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बहुत सारे HIV पेशेंट जो होते हैं ना, उनकी जो डेथ है, मैक्सिमम HIV पेशेंट की डेथ जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। कॉमन कोल्ड के थ्रू जो है उसको ट्यूबरक्लोसिस पकड़ लेता है और उससे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो HIV की वजह से डेथ नहीं होती है, डेथ किसी सेकेंडरी उसकी वजह से होती है। इसीलिए इसको बोला गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीजेस की वजह से वो डेथ होती है। ठीक है, चलो उसके बाद बोलता है, ये देखो ये बड़ा रिसेंट सा क्वेश्चन है। थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज प्रोसीडेड टू टेस्ट इट्स नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल। अभी न्यूज में आया था कुछ दिन पहले ही। बताओ। मंकी है क्या? मंकी पे, हाँ मंकी पे टेस्ट करने के लिए बोला था। चलो उसके बाद आपका आता है, इन अ स्टडी विच सेल्स आर फाउंड इन COVID-19 पेशेंट्स बॉडी वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए हमारी बॉडी में T सेल्स होते हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं COVID-19 से। और जो T सेल्स होते हैं ना बॉडी में, इनको इम्यून वॉरियर भी बोलते हैं। यस सर। आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यून वॉरियर, मतलब इम्यून सिस्टम को जो फाइट करने में हेल्प करते हैं वो T सेल्स ही होते हैं। मतलब वही एड्स पेशेंट में कम हो जाता है ना। खत्म ही हो जाते हैं बिल्कुल ना। ठीक है, इनको इम्यून वॉरियर बोलते हैं। लेकिन अभी जो इस पे रिसर्च हुआ था कि जो बहुत सारे जो स्पेसीज ऑफ COVID-19 है ना, ये जो है ना सब केस में जो है ना, मतलब अभी सर्टेन नहीं हो पाया है कि सभी केस में जो है ये What happens to patients suffering from COVID-19? है। Around सॉरी, अरे क्लियर बोला करो, जो किसने बोला अभी। चलो जो भी है, मतलब इसके ऊपर वो हुआ था कि मतलब हर एक पेशेंट को जो है ये प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोई भी पेशेंट को COVID-19 होके भी अगर वो मतलब वो हो जा रहा है, वापस से रिकवर हो जा रहा है, तो इट्स बिकॉज ऑफ T सेल, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम उनका अच्छा काम कर रहा है और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर्ड कोविड पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन इज कॉल्ड प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी। रेमडेसिविर नहीं, प्लाज्मा थेरेपी। ये तो बहुत कॉमन हो गया, सब बहुत सारे स्टेटसों पे देखने के लिए मिल जाता है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट होता है ना। यस सर। क्वेश्चन 53, व्हाट हैपेंस टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम COVID-19? Around 80% of the people will require no treatment as such and will recover on their own. Around less than 20% or a small proportion may need hospitalization. ये तो बड़ी कॉमन सी चीज लिख रखी है इन्होंने, वेरी स्मॉल proportion basically suffering from chronic illness may need admission। ये तो कोई भी लगा सकता है डी। सिर्फ 52 का क्या आंसर बोला आपने? प्लाज्मा थेरेपी। रेमडेसिविर तो मेडिसिन है, वो थेरेपी नहीं है। चलो बोलते हैं व्हाट इज, अच्छा प्लाज्मा थेरेपी में एक चीज और ध्यान रखना, आप सिर्फ प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हो, पूरा ब्लड नहीं पहुंचाते हो। मतलब वो एक पूरा एक प्रोसेस होता है इसका। अब जैसे डोनर का ब्लड निकलेगा पूरा, मशीन में जाके इस तरह से कुछ कुछ बैग लगे होते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन चल रहा होता है कि यहाँ से जैसे इसमें पूरा होल ब्लड आया, इधर से रिमूव होके प्लाज्मा चला गया, इधर RBC चला गया,
आरबीसी वाला जो पार्ट है ना वो वापस जो ना पेशेंट को दूसरे वाले निडल से वहीं से वापस चढ़ा दिया जाता है। एक सिर्फ आप प्लाज्मा रिमूव करते हो, मतलब प्लाज्मा जाता है डोनर के लिए। चलो बोलते व्हाट इज कोरोना वायरस? सी। सी। It is a large family of virus. It belongs to the family of nidovirus called coronavirus. C. The first case of novel coronavirus was identified in, ये तो सबसे दुश्मनी है, इससे तो सब लोग, हाँ ये तो सब लोग सब खुंदा खाए हुए हैं इससे तो। नेक्स्ट बोलता विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर? O. Can anybody explain why O is the universal donor? It doesn't have क्योंकि हाँ वो एंटीजन नहीं होता। एक बोलो, एक कोई भी। इतना गजब एक्सप्लेनेशन जो है ना वो डर जाते हैं लोग सुनने वाले। चलो आप लोगों ने बताया कि क्योंकि इसमें ना कोई भी एंटीजन नहीं होता है, यही है ना रीजन? एंटीजन मतलब? एंटीजन मतलब देखो एंटीजन बेसिकली, चलो बताओ कोई करो एक्सप्लेन, एंटीजन क्या होता है? बेसिकली कुछ ऐसे मतलब जब किसी दूसरे की बॉडी में अटैक करते हैं तो कुछ जो नहीं तुम थोड़ा सा भटक गए तुम। सर मेरे दिमाग में आ रहा था मैं फॉरेन पार्टिकल्स, सुनो फॉरेन पार्टिकल्स को एंटीजन बोलते हैं। हाँ नहीं, फॉरेन पार्टिकल्स को एंटीजन बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ओनली फॉरेन पार्टिकल्स को एंटीजन बोलते हैं। मैं बताता हूँ, हमारे आरबीसी की सरफेस पे कुछ कुछ मतलब पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल, वो एंटीजन होते हैं, ठीक है। और उन एंटीजन के ही बेस पे हमारा ये डिसाइड हो पाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है कि ओ है, ठीक है। अब जैसे अगर या तो हमारे उस पर एंटीजन ए होगा, वैसे तो एंटीजन जो होते हैं ना आरबीसी के ऊपर वो मोर देन 300 होते हैं। आपके टाइप्स ऑफ एंटीजन की अगर बात करें तो मोर देन 300 एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन ह्यूमन आरबीसी, बट उसमें से ये 3-4 एंटीजन ऐसे देखे गए जो बिल्कुल मतलब प्रोमिनेंट थे, सबसे ज्यादा पाए जा रहे थे, तो इन्हीं से ब्लड ग्रुप डिसाइड करना शुरू कर दिया। अदरवाइज जो लोग पूरा मेडिकल करते हैं ना उन लोग बाकी के बारे में भी पढ़ते हैं, वो लोग ना पढ़ा होगा शायद तुम में से किसी ने। हाँ सर, और भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। और भी होते हैं, लेकिन मेनली हमें जो है यही बताए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको यही पता होना चाहिए, या तो एंटीजन ए होगा या एंटीजन बी होगा या ए बी होगा, ठीक है। ये आपके सारे एंटीजन होते हैं, और जब कोई एंटीजन नहीं होता है ना तो उसको ब्लड ग्रुप ओ बोल देते हैं हम लोग ना। अब क्या है, एक एंटीजन हो गया तो दूसरा ना एंटीबॉडीज भी होता है, ठीक है। तो अब होता है क्या, अगर आपके ब्लड में अगर किसी भी तरह का अननोन एंटीजन आता है, जो इन्होंने बात की फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल कुड बी एनीथिंग, जैसे अगर मान लो कोई हवा में, मिट्टी में, किसी भी तरह का गंदा कोई भी पार्टिकल एंटीजन की फॉर्म में आपके ब्लड मतलब बॉडी में एंटर करता है, तो आपकी जो एंटीबॉडीज है ना वो आपके उस एंटीजन के साथ फाइट करती हैं, और उस फाइट करके उसको ना किल कर देती हैं, और वो किल करने से आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है। एंटीबॉडीज का काम ही होता है आपकी बॉडी को डिफेंड करना। ऊपर आपने कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ड यूज किया था टी सेल्स। टी सेल्स बेसिकली आपका ना एंटीबॉडीज एक्टिवेशन का मतलब एंटीबॉडीज ही इनको एक्टिवेट करने का काम करती हैं। तो ये जो है एंटीबॉडीज भी आपका जो ना डिफेंस मैकेनिज्म होता है। प्राइमरी फाइट जो है ना आपका एंटीबॉडी करेगा, फिर उसके बस की अगर बात नहीं जाएगा तब वो इम्यून सिस्टम को जाकर रिस्पॉन्ड करता है कि भाई अपने बस की नहीं है, ये तो ज्यादा सेना लेकर आए, अब तुम आओ, तब टी सेल्स जाते हैं। तो एंटीजन क्या है, उस केस में आप उसको फॉरेन पार्टिकल मान लेते हो। फॉरेन पार्टिकल कुड भी है किसी भी तरह का छोटा मोटा इन्फेक्शन, कुड भी डोनेटेड ब्लड के थ्रू भी आपका जा सकता है वो। भाई अगर मैं बोलूं कि मेरा ब्लड ग्रुप का एंटीजन जो है वो तुम्हारे ब्लड की ग्रुप के एंटीबॉडीज से मैच नहीं किया, तो भी तो वो रिएक्शन करेगा ना। उसके लिए तो वो फॉरेन पार्टिकल ही है ना। भाई आपको बॉडी के फैमिलियर एंटीजन नहीं दे रहे हो, उसको अलग एंटीजन दे रहे हो, तो वो तो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन से होगा हिमोलिसिस। हिमोलिसिस होता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड होता है फिर ना। और उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड बैंक में इतने सारे प्रोसेस चलते हैं। क्रॉस मैचिंग होता है, ब्लड ग्रुपिंग होता है, डायरेक्ट क्रॉस मैचिंग, इनडायरेक्ट क्रॉस मैचिंग, बड़े सारे प्रोसेस होते हैं। उसको सॉल्व सारा कुछ करने के बाद ही आपको जो है वो ब्लड चढ़ाया जाता है किसी पेशेंट को, ठीक है।
तो अब इसको ओ को जो यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोला गया कि जब इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो किसी सेकंड पर्सन की बॉडी में अगर ये जाता भी है तो क्या ही ये रिएक्शन करेगा, बस जब इसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो जब ये किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप के पास जाएगा तो वो तो इसको बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्यों, कोई एंटीजन है नहीं रिएक्शन करने के लिए, है कि नहीं। और Yes, sir. उसी तरह से अगर मान लो ए वाला एंटीजन आप बी ब्लड ग्रुप में डालोगे तो वो फॉरेन पार्टिकल जैसा काम करता है और वहां रिएक्शन होना शुरू कर देता है। ओ के केस में एंटीजन नहीं है तो इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल डोनर बोल दिया, और ए बी को हमने यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है। ऐसा ही है ना प्रज्ञा? सर आपने क्या बोला अभी स्टेटमेंट? मतलब मैंने बोला कि ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए बोलते हैं ना, इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है उन एंटीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। सर एंटीबॉडीज तो होती हैं लेकिन एंटीजेंस दोनों टाइप के होते हैं, तो वो ए से भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, और ओ में कोई भी एंटीजन है ही नहीं, हाँ वो उससे भी एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा है, किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, इसीलिए मैंने कंफर्म किया। हाँ, इसके अंदर ए एंटीजन और बी एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए बी है ना, तो एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है। ए और बी से तो कर सकता है, ओ से इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, तो सर ये आप अभी सर इतना ब्लड के बारे में एक्सप्लेन किया, सर आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो भी बोल दो फिर। ब्लड ग्रुप मेरा वो है जो पूरे इंडिया का है। क्या बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं है क्या सर? अच्छा। नहीं नहीं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं है मेरा। ए आपको प्लस। एक बात पता है आपको, आपको अराउंड 70 to 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव दिस ब्लड ग्रुप। बी प्लस। नहीं मेरा तो वो पॉजिटिव है सर, सो मैं उसमें मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में जो है आपको बी पॉजिटिव ब्लड मिलता है। बी पॉजिटिव के बाद सेकंड पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ पॉजिटिव होता है, और उसके बाद आते हैं बाकी के ब्लड ग्रुप। ए बी नेगेटिव सबसे रेयर होता है। यस, नेगेटिव तो सारे रेयर होते हैं, ए बी का स्पेशल है, बस सबसे रेयर आप बोल सकते हो नेगेटिव ना। जैसे अब जैसे नेगेटिव का वर्ड ना मैं यूज ही नहीं करना चाहता था, अदरवाइज तो अब अगर आप नेगेटिव में जाओगे ना तो एक्चुअल में जो यूनिवर्सल डोनर का यूनिवर्सल रिसिपिएंट का जो केस है ना, वो पूरा बदल जाता है। हाँ, यहाँ पर जो ना इसके ऊपर भी पूरा डिबेट है कि वहां पर ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होगा या ओ नेगेटिव होगा, और वो मैं आप लोगों को चाहता हूँ उसे उस डिस्कशन को हम डॉक्टर तक ही रहने दो, है ना, क्योंकि तुम लोग अगर उसमें घुसोगे ना तो तुमको ये नहीं मिलेगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ। सर सर आपने के पहले ऊपर जाइए ना सर, एकदम फर्स्ट में जाइए सर। सबसे फर्स्ट में? हाँ, क्वेश्चन 1 से जाइए, एक से दिखाइए ना सर। अच्छा, अभी कोई पीछे से कुछ बोला था, अभी कोई लड़की बोल रही हाँ थी। सर, बीसीजी वैक्सीन देते हैं मतलब बर्थ पे सबसे पहले, वो टीटी तो सेकंड मंथ में देते हैं। नहीं मतलब देख लो एक बार चेक कर लेना, मतलब मुझे तो ये बीसीजी वही मिला टीटी ना, पहला मतलब वैक्सीन। बीसीजी बर्थ से लेकर 1 साल तक दे सकते हैं, और वो टीटी तो सेकंड मंथ में देते हैं। फर्स्ट वैक्सीन थैंक यू सर। टू बी गिवन हो गया सर, थैंक यू। एट बर्थ। सर ये शीट कहाँ से मिलता है? ये शीट अपलोड करवा देंगे उस पर ना। ओके ओके। अच्छा, ये बीसीजी वाला डाउट किसका है? शिवानी का? नहीं, अंजलि का। अंजलि का। अंजलि अगर ऐसा है ना तो मैं एक बार चेक करूंगा, वैसे ना टीटी ही देते हैं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली भी जैसे देखा है ना कहीं पर डिलीवरीज वगैरह हॉस्पिटल्स में। तो मदर को देते हैं सर, बेबी को नहीं देते। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर क्या है? सब याद नहीं है। 47th. 47th. The vaccine given to newborn child is? सर बीसीजी है, मैं अभी चेक कर रही थी नेट पे। चलो फिर बीसीजी होगा। खुश रहो सर।
सर वो ड्रग डिपेंडेंस का भी आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल डिपेंडेंस बोले तो हम अगर इफ वी keep consuming drugs and we suddenly stop it in the middle, then our body starts to go through withdrawal, and that is out of our control. So that is what is physical dependence. So codeine, morphine वगैरह, if you get very used to that, then automatically you can't control your bodily withdrawal. So that is what physical dependence means. तुम नाम बताओ पहले। कीर्तना। Yes sir. तुम चेक करके बताओगी, है ना? ठीक है, सो मैं I'll do रिसर्च कल तक का और फिर मैं बताती हूँ। तुम जेन्युइन डॉक्टर हो, मैं जाली डॉक्टरों में से हूँ, पता है मुझे। मेरे पे विश्वास मत करो, ठीक है? ठीक है, I'll check